सुबह का समय था। शहर पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। सड़क के किनारे चाय की छोटी छोटी दुकानों से भाप उठ रही थी। कुछ लोग अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे और कुछ लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक हल्के नीले रंग की पुरानी लेकिन साफ सुथरी स्कूटी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्कूटी चला रही थी लगभग 25-26 साल की एक युवती, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था आर्या चौहान। आर्या भारतीय सेना में कैप्टन थी और कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने शहर आई हुई थी। उसके पीछे स्कूटी पर बैठी थीं उसकी मां कमला देवी। कमला देवी का चेहरा साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में जीवन भर के संघर्ष की कहानी साफ झलकती थी। उनके बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक थी। रास्ते भर कमला देवी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, तू तो अब इतनी बड़ी अफसर बन गई है, फिर भी अपनी मां को इस पुरानी स्कूटी पर घुमा रही है। आर्या हंस पड़ी और बोली, मां, मैं चाहे कितनी भी बड़ी बन जाऊं, रहूंगी तो आपकी बेटी ही। दोनों हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बाजार की दुकानें खुलने लगी थीं। सब्जी वाले अपनी टोकरी सजाने लगे थे और दूध वाले साइकिल पर कैन लेकर जा रहे थे। यह शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहां की जिंदगी में एक अपनापन था। आर्या को यह शहर हमेशा से बहुत प्यारा था, क्योंकि यही उसका बचपन था, यही उसकी यादें थीं। कुछ देर बाद कमला देवी ने फिर बात शुरू की। बिटिया, याद है जब तू छोटी थी तो इसी सड़क पर साइकिल चलाना सीख रही थी और बार बार गिर जाती थी। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, और आप हर बार मुझे उठाकर फिर से बैठा देती थीं। दोनों मां बेटी पुराने दिनों की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। आगे सड़क पर पुलिस का एक बैरियर लगा हुआ था। वहां कुछ पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर चेकिंग कर रहे थे। पास में एक पुलिस जीप खड़ी थी और उसके पास खड़ा था सब इंस्पेक्टर विक्रम चौहान। विक्रम चौहान लगभग 40 साल का आदमी था। उसकी मूंछें तनी हुई थीं और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। वह उन पुलिस वालों में से था जिन्हें अपनी वर्दी का रौब दिखाना बहुत पसंद होता है। उसके साथ दो कांस्टेबल सुरेश और रमेश भी खड़े थे। वे भी अपने अधिकारी की तरह ही लोगों से रूखा व्यवहार करते थे। जैसे ही आर्या की स्कूटी बैरियर के पास पहुंची, कांस्टेबल सुरेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ओ मैडम, स्कूटी साइड में लगाओ, उसने ऊंची आवाज में कहा। आर्या ने बिना बहस किए स्कूटी साइड में लगा दी। उसने हेलमेट उतारा और शांत स्वर में पूछा, जी सर, क्या बात है? तभी इंस्पेक्टर विक्रम वहां आया। उसने ऊपर से नीचे तक आर्या को देखा और फिर तिरस्कार से बोला, कागज दिखाओ। आर्या ने तुरंत स्कूटी की डिग्गी खोली और रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और इंश्योरेंस के कागज निकालकर उसके हाथ में दे दिए। विक्रम ने कागजों को ढंग से देखा भी नहीं और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आजकल सब नकली कागज बनवा लेते हैं। पास खड़े कांस्टेबल हंसने लगे। कमला देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हमारे कागज बिल्कुल सही हैं। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, अरे बुढ़िया, तू बीच में मत बोल। यह सुनकर आर्या के चेहरे का भाव बदल गया। उसने संयमित लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, कृपया मेरी मां से इस तरह बात मत कीजिए। बस यही बात विक्रम के अहंकार को छुप गई। उसने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिए और बोला, तू हमें सिखाएगी कि कैसे बात करनी है? आर्या ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आपको शक है तो चालान काट दीजिए, लेकिन अपमान मत कीजिए। यह सुनते ही विक्रम का गुस्सा फट पड़ा। उसने अचानक हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ आर्या के गाल पर मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। कमला देवी घबरा गईं और चिल्लाईं, अरे मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? लेकिन सुरेश और रमेश हंसने लगे। सड़क पर खड़े कुछ लोग यह सब मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। आर्या के गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसके अंदर गुस्सा जरूर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि अगर उसने पलटकर कुछ किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। विक्रम ने गुस्से में कहा, बहुत अकड़ दिखा रही है, इन दोनों को जीप में बैठाओ। कांस्टेबल ने मां बेटी को जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा लिया। कमला देवी बार बार पूछ रही थीं, बेटा हमने क्या किया है? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जीप तेजी से थाने की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ लोग यह सब देखकर हैरान थे, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
थाने पहुंचते ही विक्रम ने आदेश दिया कि दोनों को हवालात में बंद कर दिया जाए। हवालात गंदी और बदबूदार थी। वहां सीलन की बदबू थी और दीवारों पर गंदगी जमी हुई थी। कमला देवी को वहां बैठते ही घुटन महसूस होने लगी। उन्होंने खांसते हुए कहा, बिटिया, यहां सांस नहीं ली जा रही। आर्या घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया और जोर से आवाज लगाई, कोई है, मेरी मां की तबीयत खराब है। लेकिन बाहर बैठे कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, चुपचाप बैठो, अभी बहुत टाइम है। पूरी रात आर्या अपनी मां को संभालती रही। वह बार बार पानी मांगती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कमला देवी की हालत और खराब होने लगी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में जिला कलेक्टर ऑफिस में एक महिला देर रात तक फाइलें देख रही थी। उसका नाम था स्नेहा चौहान। वही इस जिले की जिलाधिकारी थी और आर्या की बड़ी बहन भी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां और बहन इस समय पुलिस की हवालात में बंद हैं और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। रात गहराती जा रही थी और आने वाली सुबह इस शहर के लिए एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। थाने की इमारत के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बाहर बरामदे में एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। हवालात के अंदर आर्या जमीन पर बैठी थी और उसकी गोद में उसकी मां कमला देवी का सिर रखा हुआ था। कमला देवी की सांसें तेज चल रही थीं और उन्हें बार बार खांसी आ रही थी। आर्या का दिल घबराहट से भर गया था। उसने कई बार दरवाजा पीटकर आवाज लगाई, लेकिन बाहर बैठे कांस्टेबल सुरेश और रमेश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे दोनों कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे और हंसते हंसते बातें कर रहे थे। आर्या ने फिर जोर से आवाज लगाई, कृपया कोई डॉक्टर बुला दीजिए, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। अरे मदम, अभी रात है, सुबह देखेंगे। यह सुनकर आर्या के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि उस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी मां थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कमला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया, मुझे बहुत घुटन हो रही है। यह सुनकर आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक ली। पूरी रात वह अपनी मां के पास बैठी रही। बाहर कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी और दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी, लेकिन उस हवालात के अंदर समय जैसे रुक गया था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में जिला कलेक्टर ऑफिस की इमारत में अभी भी रोशनी जल रही थी। जिलाधिकारी स्नेहा चौहान अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही थीं। वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थीं और अक्सर देर रात तक काम करती थीं। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। उन्हें अचानक याद आया कि उनकी मां और बहन बाजार जाने वाली थीं और अभी तक घर नहीं पहुंची होंगी। उन्होंने तुरंत अपनी मां को फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उन्होंने आर्या को भी फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें बेचैनी होने लगी। तभी उनके पीए अमित ने दरवाजा खटखटाया और जल्दी जल्दी अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैडम, एक जरूरी बात है। स्नेहा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? अमित ने अपना मोबाइल उनके सामने रखा और बोला, मैडम, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही स्नेहा ने वीडियो देखा, उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सड़क पर एक पुलिस इंस्पेक्टर एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है और पास में एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। अगले ही पल स्नेहा के हाथ कांप उठे, क्योंकि वह लड़की उनकी अपनी बहन आर्या थी और वह बुजुर्ग महिला उनकी मां कमला देवी थी। कुछ सेकंड तक स्नेहा बिल्कुल चुप बैठी रहीं। उनके अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने तुरंत अमित से पूछा, यह घटना कहां की है? अमित ने जल्दी जल्दी जानकारी निकालकर बताया, मैडम, यह सिटी चेकपोस्ट का वीडियो है और लगता है कि उन्हें सिटी थाने ले जाया गया है। यह सुनते ही स्नेहा तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने बिना समय गंवाए आदेश दिया, गाड़ी निकालो। उधर सिटी थाने में इंस्पेक्टर विक्रम चौहान अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था और वह आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि उसने किसके साथ बदसलूकी की है। तभी उसका फोन बजा। फोन पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की तेज आवाज गूंज रही थी, विक्रम, क्या तुमने सड़क पर किसी महिला को थप्पड़ मारा है? विक्रम पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने संभलते हुए कहा, सर,
वह महिला बहुत बदतमीजी कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें पता भी है वह कौन है? विक्रम ने हैरानी से पूछा, कौन सर? उधर से जवाब आया, वह कैप्टन आर्या चौहान है, और जो बुजुर्ग महिला उसके साथ थी वह जिलाधिकारी स्नेहा चौहान की मां है। ये सुनते ही विक्रम के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने तुरंत कुर्सी से उठकर कांस्टेबलों को बुलाया और घबराकर पूछा, वे दोनों कहां हैं? सुरेश ने जवाब दिया, सर, हवालात में बंद है। यह सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह तेजी से हवालात की तरफ दौड़ा। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। आर्या जमीन पर बैठी थी और उसकी मां लगभग बेहोश पड़ी थी। विक्रम घबराकर बोला, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन आर्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ ठंडी आवाज में कहा, मेरी मां के लिए तुरंत डॉक्टर बुलाओ। उसी समय बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। जिलाधिकारी स्नेहा चौहान की गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। स्नेहा तेज कदमों से अंदर आईं। जैसे ही उन्होंने अपनी मां की हालत देखी, उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में कमला देवी को अस्पताल ले जाया गया। बाहर मीडिया के लोग भी पहुंच चुके थे, क्योंकि वीडियो अब पूरे शहर में फैल चुका था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं और रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कमला देवी को आईसीयू में भर्ती कर लिया। आर्या चुपचाप बाहर खड़ी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद स्नेहा उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रात सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी बनने वाली थी जिससे अब चुनौती मिलने वाली थी। उस घटना ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कर दी थी जो सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ होने वाली थी। अस्पताल के आईसीयू के बाहर लंबा गलियारा था। सफेद दीवारों पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और हर कुछ सेकंड में मशीनों की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी गलियारे में एक कुर्सी पर बैठी थी जिलाधिकारी स्नेहा चौहान, और थोड़ी दूरी पर खड़ी थी उनकी छोटी बहन आर्या। आर्या की आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने पूरी रात अपनी मां के साथ हवालात में बिताई थी। उसके गाल पर अभी भी थप्पड़ का हल्का निशान मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा था। आईसीयू के दरवाजे के बाहर लाल लाइट जल रही थी, जो यह बता रही थी कि अंदर डॉक्टर कमला देवी का इलाज कर रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। दोनों बहनें तुरंत खड़ी हो गईं। स्नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा, डॉक्टर, मां कैसी हैं? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें तेज अस्थमा अटैक आया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। फिलहाल हमने उन्हें ऑक्सीजन पर रखा है और निगरानी में रखेंगे। ये सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में उस रात की घटना की कड़वाहट अभी भी जिंदा थी। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। न्यूज चैनल लगातार उस वायरल वीडियो को दिखा रहे थे जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम सड़क पर आर्या को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भरे हुए थे। हर जगह एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर एक सेना अधिकारी और जिलाधिकारी की मां के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? उधर थाने में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ घंटे पहले तक जो इंस्पेक्टर विक्रम चौहान अपने रौब में था, अब वहीं घबराकर इधर उधर फोन कर रहा था। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे तुरंत लाइन हाजिर कर दिया था और विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी। कांस्टेबल सुरेश और रमेश भी डरे हुए थे, क्योंकि वीडियो में वे भी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उधर जिला प्रशासन की तरफ से तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। अस्पताल से थोड़ी देर के लिए लौटकर स्नेहा सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। पुलिस अधीक्षक भी वहां मौजूद थे। जैसे ही स्नेहा अंदर आई, कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कल जो घटना हुई वह सिर्फ मेरे परिवार के साथ हुई घटना नहीं है। यह हमारे सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। सभी अधिकारी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, अगर मेरी बहन ने अपनी पहचान बता दी होती तो शायद उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया ताकि यह देखा जा सके कि आम नागरिक के साथ
कैसा व्यवहार होता है। कमरे में बैठे कई अधिकारियों के चेहरे झुक गए। स्नेहा ने सख्त आवाज में कहा, मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि इस जिले में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी निगरानी सीधे जिला कंट्रोल रूम से होगी। हर शिकायतकर्ता का रिकॉर्ड रखा जाएगा और किसी भी व्यक्ति को बिना कारण थाने में बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही हर महीने जन सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें आम लोग सीधे अपनी शिकायत जिलाधिकारी के सामने रख सकेंगे। यह फैसले सुनकर वहां मौजूद अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि इतने सख्त सुधार पहले कभी लागू नहीं किए गए थे। बैठक खत्म होने के बाद स्नेहा फिर अस्पताल पहुंची। आर्या वहीं बैठी थी और आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रही थी। स्नेहा उसके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर दोनों बहनें चुप रहीं। फिर आर्या ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, मुझे पता था कि अगर मैंने अपनी पहचान बता दी होती तो वे ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि आम लोगों के साथ क्या होता है। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, और जो हमने देखा वह बहुत दुखद है। उसी समय टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी जिसमें इस घटना की चर्चा हो रही थी। रिपोर्टर कह रहा था कि यह मामला अब राज्य स्तर तक पहुंच चुका है। उधर शहर के एक बड़े नेता बलदेव यादव अपने घर में बैठकर वही खबर देख रहे थे। वह इस जिले के प्रभावशाली विधायक थे और पुलिस विभाग में उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने टीवी देखते हुए अपने सहयोगी से कहा, यह डीएम लड़की खुद को बहुत ईमानदार समझती है। उनके सहयोगी ने धीरे से कहा, सर, अगर यह ऐसे ही पुलिस पर सख्ती करती रही तो कई लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। बलदेव यादव ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर इसे ज्यादा दिन यहां रहने नहीं देना चाहिए। उन्होंने तुरंत राजधानी में फोन मिलाया। उधर जिला प्रशासन अपने सुधारों को लागू करने में जुट गया था। अगले ही दिन कई थानों में जांच शुरू हो गई और कई पुराने मामलों की फाइलें खोली गईं। आम जनता को पहली बार लग रहा था कि शायद अब कुछ बदल सकता है, लेकिन स्नेहा को यह नहीं पता था कि उनके इस कदम ने कई शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया है और अब उनके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और बड़ी होने वाली थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने आने लगी थी। एक आदेश आया है। स्नेहा ने फाइल खोली और आदेश पढ़ा। उसमें लिखा था कि प्रशासनिक कारणों से उनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर दूसरे जिले में किया जा रहा है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर स्नेहा ने धीरे से फाइल बंद कर दी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच जरूर दिखाई दे रही थी। उसी समय आर्या भी ऑफिस पहुंच गई थी। जब उसे यह खबर मिली तो वह गुस्से से भर गई। उसने कहा, दीदी, यह साफ साजिश है। आपने सिर्फ सही काम किया है और उसी की सजा दी जा रही है। लेकिन स्नेहा ने शांत स्वर में कहा, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर आम बात है। आर्या ने जवाब दिया, लेकिन यह ट्रांसफर न्याय के खिलाफ है। उसी समय बाहर से शोर सुनाई देने लगा। खिड़की से झांककर देखा तो ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। शहर में खबर फैल चुकी थी कि ईमानदार डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया है। लोग नारे लगा रहे थे, ट्रांसफर वापस लो और ईमानदार अफसर का अपमान बंद करो। मीडिया भी वहां पहुंच चुका था और लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। स्नेहा ने कुछ देर सोचा और फिर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ऑफिस के बाहर आई, भीड़ शांत हो गई। उन्होंने हाथ उठाकर लोगों को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने माइक लेकर कहा, आप सभी का समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था हो। भीड़ ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, सरकारी सेवा में ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है और मैं जहां भी रहूंगी ईमानदारी से अपना काम करती रहूंगी। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी नाराजगी दिखाई दे रही थी। उसी समय राजधानी में मुख्यमंत्री कार्यालय तक यह मामला पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर जनता का समर्थन तेजी से बढ़ रहा था और कई बड़े न्यूज चैनल भी इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रांसफर का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की समीक्षा की जाए। उधर स्नेहा अपने ऑफिस में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। सूर्यास्त हो रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। उनके मन में कई विचार चल रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसा फैसला आने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें
शहर की सड़कों पर पड़ी तो माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। पिछली रात की घटनाओं ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। हर अखबार के पहले पन्ने पर वही खबर छपी थी जिसमें जिलाधिकारी स्नेहा चौहान के ट्रांसफर का जिक्र था, और साथ ही वो वायरल वीडियो भी चर्चा में था जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम चौहान सड़क पर कैप्टन आर्या को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा था। शहर के लोगों में गुस्सा था और कई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उधर जिला कलेक्टर ऑफिस में भी माहौल गंभीर था। स्नेहा सुबह जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई थी। उनके सामने फाइलों का ढेर रखा था, लेकिन उनका ध्यान बार बार उस ट्रांसफर आदेश की तरफ चला जाता था जो उनकी मेज पर रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से उस कागज को उठाया और कुछ पल तक उसे देखते रहीं। यह सिर्फ एक ट्रांसफर आदेश नहीं था, बल्कि उनके उस प्रयास के खिलाफ प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने सिस्टम को बदलने के लिए शुरू किया था। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मुख्यमंत्री कार्यालय। स्नेहा ने तुरंत कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री की आवाज आई, स्नेहा जी, हमने पूरे मामले की जानकारी ले ली है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, आपका ट्रांसफर फिलहाल रोक दिया गया है और इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए गए हैं। यह सुनकर स्नेहा कुछ पल के लिए शांत रह गईं। उन्होंने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उसी समय आर्या भी कमरे में आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ दीदी? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिलहाल ट्रांसफर रोक दिया गया है। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर राहत दिखाई दी, लेकिन स्नेहा ने तुरंत कहा, यह जीत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। उसी दिन राज्य सरकार की तरफ से एक विशेष जांच टीम बनाई गई जिसने पुलिस विभाग की कई पुरानी शिकायतों की जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान और उसके साथियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गई। जांच में सामने आया कि विक्रम लंबे समय से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। उसने कई लोगों को बिना कारण परेशान किया था और कई बार रिश्वत लेकर मामलों को दबाया था। धीरे धीरे कई पीड़ित लोग सामने आने लगे और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। कुछ ही हफ्तों के भीतर विक्रम चौहान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ अदालत में मामला भी दर्ज हो गया। इस घटना के बाद जिले के पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जिला कंट्रोल रूम से उनकी निगरानी शुरू हुई। जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें आम लोग सीधे अपनी शिकायत जिलाधिकारी के सामने रख सकते थे। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि प्रशासन सच में बदल सकता है।